ठीक है, शांत रहो। हाँ, तो कल तक इतना बता दिया था मैंने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक तो बता ही दिया था, इतना पढ़ लिया होगा तुमने। तो हमने कहाँ से छोड़ा था? क्या ये दोबारा बताऊं, ये याद है? दोबारा बता दूं? तो दोबारा सुन लीजिए भाई। हम्म, तो देखो क्या है एटॉमिक मास यूनिट। ये वाला तो नहीं पढ़ा था हमने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक पढ़ लिया था। मेरा क्या मतलब, इससे प्रीवियस क्लासेस में सब पढ़ तो लिया था यहाँ तक हमने, फिर भी भूल गए होगे। और ये लोग ये भी अभी सीख ही रहे हैं, बुलाओ उनको। क्या आगे आ जाओ, तुम भी सीख गए पीछे बैठना, इधर आके सीखो। ठीक है, उसका मैं क्या करूँ। चलिए ठीक है, इधर देखिए। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को मैंने यहाँ रोक दिया था, स्ट्रक्चर एटम पे चला गया था मैं। एटॉमिक मास क्या होता है ऑफ एलिमेंट की तरफ। मास नंबर एक अलग चीज है, अब तक तो पता चल गया होगा, ठीक है। और एटॉमिक मास क्या होता है अलग चीज है। इसमें हम इंटरेस्टेड क्या है, हम एटम का मास पता करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इनका 60 केजी है, इनका मास मान लीजिए, ठीक है। इतना नहीं है क्या? चलो इतना नहीं है, तो 60 केजी मास है, तो मैं इंटरेस्टेड हूं क्या जानने के लिए, एटम के मास को बारे में। मान लीजिए हाइड्रोजन का ये एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है। अब मैं इंटरेस्टेड हूं कि इसका मास किस में है। अब केजी में तो नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूं किस में जानने में, ग्राम में जानने में इंटरेस्ट रखता हूँ। ध्यान दो पीछे, दोस्ती बड़ी अच्छी जगह कर ली तुम, ठीक है। इधर बैठो आगे, अच्छे लोग पढ़ता वढ़ता नहीं, पहले बता दे रहा हूँ। अपने हाइट के हिसाब से दोस्ती कर लिया। वही तो, ठीक है, ध्यान देना, बस इतना कह रहा हूं। मैं पूछ सकता हूँ कुछ भी, तो जवाब देना पड़ेगा। मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे एटम का मास चाहिए, वो भी किसमें, ग्राम में चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूनिट बहुत छोटी सी है। अब केजी में भी आप निकाल सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं किसमें चाहता हूँ, ग्राम में। तो इसमें एक प्रॉब्लम है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो आप अच्छी तरीके से। हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है जो अभी तक का हमें पता है, ठीक है। और उसका मास आप देखिए ग्राम में कितना है। हाइड्रोजन के एटम का मास, हाइड्रोजन के एटम का मास, एक एटम का, वन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन का मास का, मैं जब मैं ऐसा बोलूं तो मेरा मतलब है एटम की बात कर रहा हूं। एक एटम का हाइड्रोजन का मास कितना है, गिनिए, काउंट करते रहिए कितने जीरो, ठीक है। क्या इतना बड़ा डाटा आप याद कर लोगे? अभी तक मान लीजिए 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, वैसे तो उससे ज्यादा खोजे जा चुके हैं। क्या हर एक का आप इतना बड़ा बड़ा डाटा याद कर पाओगे? पॉसिबल है ये? चलो कैसे भी करके आपने रट उठ के याद कर लिया। तो ऐसे ही हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या जितने भी आपके एलिमेंट, क्या ये पॉसिबल है इतने बड़े बड़े डाटा को याद करना? नहीं है पॉसिबल। इसीलिए क्या किया गया है, ठीक है, जानबूझ के एक स्टैंडर्ड रखा गया है, इसको इजी किया गया कि कुछ जुगाड़ निकाला गया, कुछ तरीका ढूंढा गया, ठीक है, साइंटिस्ट के थ्रू, जिससे बच्चा उसको क्या कर सकता है, आसानी से ग्राम में कन्वर्ट कर सकता है। इन नंबरों को याद करना मुश्किल है, पर नॉर्मल ये 1 2 3 ये सब याद करना तो आसान है ना, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल करके कैसे ग्राम में कन्वर्ट करते हो ये आप सीख सकते हो यहाँ से। तो इसके लिए हमने क्या किया था, मैंने पहले भी क्लास में बताया कि 1 kg क्या होता है। हमने ये बात अच्छी तरीके से की थी। तो मैंने क्या बताया था, 1 kg एक क्या है, डिराइव्ड, एक होती है स्टैंडर्ड लिया जाता है, पता ना यूनिट्स, 11th वालों को पता होगा। एक हमने क्या किया, जानबूझ के क्या कर लिया है, एक इरेडियम और क्या था, प्लेंटेनियम की बॉल कह लो, रॉड कह लो, उसको स्टैंडर्ड मान के बोल दिया कि आज से जो इसका वेट होगा उसी को हम 1 kg कहेंगे, ठीक है। यानी इसको डिराइव नहीं किया गया, इसको हम क्या बोलते थे भाई, जो उधर 12th वाले, वो कौन सी यूनिट होती जिसको हम खुद से अज्यूम करते? साथ क्या होती थी, फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, जानबूझ के क्या की जाती हैं, क्रिएट की जाती है। और बाकी जो यूनिट्स होती हैं उसको कन्वर्ट की जाती है, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से, जैसे 1 kg तुम जवाब नहीं दे पाओगे कि 1 kg क्या है, तो 1 kg जब 11th में जाओगे तो कहीं पे रेडियम का रॉड इस तरीके से बताया गया
या बॉल पेरिस में रखी हुई है, बोल दिया कि आज से जो भी इसका वेट है उसको 1 kg कहेंगे, यानी एक स्टैंडर्ड लिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहां भी किसको स्टैंडर्ड रखा है भाई, कार्बन 12 एटम को रखा है, असाइन किया है किसको हमने, कार्बन 12 एटम। अब तुम लोग जानते हो कार्बन 12 एटम का क्या मतलब होता है, ठीक है, जिसकी मास यूनिट क्या है 12, तो क्या होता है 12U। अब तो जानते हो ना U क्या होता है भाई, अब तक तो पहचान ही गए हो, स्ट्रक्चर एटम पढ़ ही चुके हम लोग। तो 12U का क्या मतलब है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, 6 क्या होंगे इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6, और न्यूट्रॉन कितना होगा वो भी 6। तभी तो इन दोनों को जोड़ के क्या निकलता था, मास नंबर निकलता था, याद है। तो हमने इसका एटॉमिक मास कितना ले रखा है, 12U ले रखा है। मेरा क्या कहने का मतलब है, साइंटिस्ट लोगों ने जानबूझ के असाइन किया किसको, कार्बन 12 एटम को। कार्बन 12 एटम का मतलब होता है जिसमें प्रोटॉन 6 हो, न्यूट्रॉन भी क्या हो 6। इसको हमने क्या कर लिया, ठीक है, असाइन कर लिया, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट की तरह। अब क्या होता है भी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो एटॉमिक मास यूनिट को आजकल हम लोग सिर्फ यू से लिख देते हैं, पहले के जमाने में बता रखा है, कहीं कहीं पुरानी बुक में AMU के नाम से दिखाया जा सकता है, तो आजकल यू कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो इसको असाइन किया हमने, तो इसमें क्या हो गया, जो भी मास ऑफ कार्बन 12 एटम होगा, जो भी मास होगा कार्बन 12 एटम का, इमेजिन करो उसको अगर तुम 12 से डिवाइड कर दोगे, जो भी मास होगा कार्बन 12, जो भी कितना होगा अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो जो भी मास होगा कार्बन 12 एटम का, उसको 1/12 कर दो तो इससे एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगी। वो यूनिट जो साइंटिस्ट लोगों ने जुगाड़ करके आप लोगों के लिए बनाई है ताकि इजी हो जाए। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, जितना भी कार्बन 12 एटम का मास होगा उसको जैसे ही आप 12 से डिवाइड करोगे तो उसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, 1U बोलना शुरू कर देंगे। क्या बोलना शुरू कर देंगे, 1U बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपने इसका याद कर लिया तो बाकी अपने आप याद हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखा है, तो अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ क्या बोल रहे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, उसी बेस पे अभी ऊपर से जाएगा, मैं स्टूडेंट था तो मेरे तो नहीं समझ आता था। ये बोल रहा है एटॉमिक मास यूनिट कुछ कॉमन एलिमेंट्स के यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन का कितना दे रखा है 1U दे रखा है। तो ये 1U आया कहाँ से होगा, जो भी कार्बन 12 का, तो कार्बन 12 का कितना होता है मास, ठीक है, मास ग्राम में या उसमें कितना होता है 12U होता है। अब 12U को 12 से अभी ग्राम में दिखाऊंगा कितना होता है, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सब जो डाटा है आप देखिए 1U 12U 14, क्या ये याद करना हार्ड है क्या, ये तो इजी है, जबकि वो ग्राम में कितना बड़ा था, इतना तगड़ा सा था इतना, ठीक है, याद करना मुश्किल है। तो हमने ये कैसे निकाला अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। कार्बन 12 को इन्होंने क्या किया, जो भी मास था उसका क्या कर दिया, उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या निकल के आ गया 1U निकल के आया। तो कितना मास था, अगर आप ये इंटरेस्टेड हो जानने में, तो यहाँ पे एक डाटा लिखा हुआ है, ये देखो, कार्बन 12 का एटम का जो मास था वो ग्राम में कितना था 1.9926 इंटू 10 की पावर -23, ठीक। उसी को तुम किससे डिवाइड कर दोगे, जब 12 से डिवाइड कर दोगे, इसको जब तुम 12 से डिवाइड करोगे तो ये डाटा निकल के आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, जो भी कार्बन 12 का मास हो, तो कितना मास होता है कार्बन 12 एटम का 1.9926 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। कैसे पता, एक्सपेरिमेंटली इसको ढूंढा गया। अब इसको किससे डिवाइड कर दिया हमने, 1/12 कर दिया, तो जैसे इसको 12 से डिवाइड करोगे ये आंसर है, ठीक। अब इसी डाटा को हमने क्या मान लिया है 1U, 1.6605 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम को हम क्या पढ़ते हैं 1U पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ कहना है, तो इसका फायदा सोचो, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। बस मुझे एक यही डाटा याद करना है, ठीक है, और ये छुटपुट वाले तो याद हो ही जाएंगे, 1 12, ठीक है 16। और इसका आइडिया मैंने क्या बताया था, जितना भी एटॉमिक मास, वो मास नंबर होता है, याद है मास नंबर, ठीक है, उसी के आसपास का ये नंबर होता है। जैसे मास नंबर कितना होता है किसका, कार्बन का,
ठीक है, मास नंबर 12, उसमें 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो देखो इसका एटॉमिक मास भी उसी के लगभग है, लगभग क्या, एग्जैक्टली सेम। कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, ये चीज याद करना बड़ा आसान है। कैसे आसान है? जो मेरे को एटॉमिक नंबर अगर याद हो गया, एटॉमिक नंबर याद हो गया तो मैं उसका अपने आप मास निकाल सकता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करके किसी भी तरीके से उसका मास निकाल सकता हूँ। अगर मैंने मास निकाला, ठीक है, क्या चाहिए, इधर कहाँ घुसे, तो उधर से क्यों आ रहे हो सामने? हाँ, तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता फिलहाल। ठीक है, बस मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ जितने पीछे बैठे हुए हैं, इनको याद करना इजी है। ठीक है, और एक ये डाटा करना याद इजी है। तो ये तुम्हें डाटा यहाँ से क्या कर लेना, याद करना। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मुझे यू नहीं जानना, मेरे को ग्राम में बताओ। मेरे को इंटरेस्ट है कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास ये मुझे ग्राम में बताए। तो इनको ये याद करना पड़ेगा 16 यू होता है, और एक यू में कितने होते हैं, ग्राम। 1.6605 इंटू 10 के पावर क्या, -24। तो देखो कमाल की चीज खोज दी इन्होंने। तुम्हें बस 1 यू याद रखना है, ये याद रखना है, इससे इंटू कर देना, आ गया ग्राम। कुछ कहना है? अब इसको मल्टीप्लाई करना कौन सी बड़ी बात है, नहीं आता है, मतलब सीबीएसई वालों तुम्हें तो करना ही चाहिए। मतलब कहने का मतलब, मैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चा आराम से कैलकुलेटर यूज करके क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई करके ये मुझे ग्राम में बता सकती है। तो फील हुआ? मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक लास्ट बार बोल रहा हूँ, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, कार्बन 12 का जो मास होता है वो क्या होता है, ये होता है, बुक में मिलेगा नहीं जल्दी। इसको तो मैं किससे डिवाइड कर देना है, 12 से डिवाइड कर देना है। 12 से डिवाइड करने से ये डाटा आएगा, और बोल दिया कि आज से इतने ग्राम को हम क्या कहेंगे, 1 यूनिट। 12 टुकड़ों में थोड़ा तोड़, उसका मास ये होता है। ठीक है, इसको जब 12 से डिवाइड करोगे तो इतना ग्राम आपको मिलेगा। ठीक, अब 1 यू में इतना ग्राम होता है, ये आप याद कर लीजिए। जो भी आपसे पूछे, जैसे इनसे पूछे कोई नाइट्रोजन बताइए, नाइट्रोजन का मास ग्राम में बताइए, तो ये मुझे चुपचाप बोल देंगे भैया 14 को इससे इंटू कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इससे ज्यादा बोलूं या समझ गया? आ गया आप क्लियर? तो अब से कोई तुमसे एटॉमिक मास यूनिट पूछे, जो कि 100% पूछेगा, अभी टेस्ट है ना, कब से, 27 क्या 24 24 को है ना, 100% इससे पेपर आए, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड 100%। तो एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि अच्छे खासे वो देखो 11th के भी बच्चे बैठे हुए हैं, उनको भी ठीक से पता नहीं ये सब बात। अभी पूछ लो, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? देखो हो गया ना, यही प्रॉब्लम होती है, साइंस के स्टूडेंट है 11th क्लास के, लेकिन बेसिक्स क्लियर नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, तो आगे आपको अच्छा लगेगा। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार और बता रहा हूँ। जब हमें हमें इंटरेस्ट था, जैसे अपने वेट का हमें इंटरेस्ट है कि मैं कितने केजी का हूँ, वैसे ही साइंटिस्ट लोगों को क्या इंटरेस्ट है, एटम का वेट जानने में वो इंटरेस्टेड। उनको एटम का वेट ग्राम में चाहिए, पर एटम इतना छोटा होता है कि जो उसको ग्राम में आप निकालोगे तो ये बड़े बड़े डाटा आते हैं। इसके लिए इन्होंने एक अलग से एक यूनिट क्रिएट की, जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, जिसको किसी किसी बुक में AMU से डिनोट किया जाता है, और किसी किसी बुक में U से डिनोट किया जाता है। तो आजकल मॉडर्न में U से हम यूज करते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री। तो क्या इन्होंने असाइन किया, कार्बन 12 एटम को असाइन किया, ये इतना ग्राम का होता है, उसको 1/12 कर दिया, डिवाइड कर दिया 12 से, तो ये आ गया। अब इसी को इन्होंने क्या कह दिया, 1 यू कह दिया, और बच्चों को बोल दिया कि अब बेटे ये याद कर लेना, आप स्टैंडर्ड क्रिएट किया। अभी है क्यों किया, इसके बारे में हायर स्टडी में पता चलेगा। अभी फिलहाल के लिए इतनी नॉलेज आपकी। 12 से डिवाइड करने को अगर तोड़ना ही कहते हैं, लेकिन अब ऐसे तुम बोल रहे तोड़ना, मतलब ऐसे से तोड़ा, तो वो तोड़ना नहीं। अगर आप तोड़ना, डिवाइड को तोड़ना कह रहे हो, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर ये बोल रहे हो कि ये रहा एटम, उसको 12 टुकड़ों में तोड़ दिया ऐसे काट काट के, तो वो गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो कहीं गलत ये मत समझ जाना। जो भी उसका मास है कार्बन 12 एटम का, उसको हमने 12 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये आ गया। इसको 1 यू कहते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने बोल दिया, और बोला बेटे इसको याद कर लीजिएगा, और जब तुमसे कोई भी ग्राम में पूछे तो इससे मल्टीप्लाई करके इसको बता दो।
इससे इतने बड़े बड़े डाटा याद करने से हम क्या हो गए, बच गए। तो समझ आई बात। अब क्यों याद करना है, अभी थोड़ी देर में आप पढ़ोगे कि जैसे जैसे आपके केमिकल प्रॉपर्टी होती है वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है। एटम्स की क्या होती है, या एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसमें ये बड़े काम की चीज होती है। ठीक है, अभी आगे हायर स्टडीज में पता चलेगा, अभी इसी चैप्टर में पता चलेगा। इतने में तो अब क्लियर हो गया ना, बार बार बोलूंगा तो हो सकता है कंफ्यूज होगा। पर जब भी तुमसे कोई पूछे तो ऐसे नहीं कि पता नहीं, यूं नहीं मुंह बनाना। ठीक है यार। फिर सिंबल वाली, हाँ सिंबल वाली बात तो मैंने अच्छे से बता दिया था। ये रहा देखिए। फिर आता है एटम कैसे, याद है ना सिंबल के बारे में, बर्जीलियस जिन्होंने मॉडर्न क्या किया था, सिंबल आपको दिया था। सिंबल से ये फायदा है कि बार बार आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, क्या करने की जरूरत नहीं है, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में अगर मैं पूरा पूरा नाम लिखने लग गया तो कितनी बड़ी बड़ी रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम कार्बन, हाइड्रोजन, इनके सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इधर हमने छोड़ा था इसीलिए ताकि आपको ऑक्टेट रूल आप लोगों को नहीं पता था, याद है ना। तो अब आता है नेचर में एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। क्या ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसे ढूंढते ही मिल जाते हैं, या कंबाइन में रहते हैं, या फ्री स्टेट में रहते हैं, कैसे रहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको जाननी है। तो यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे पक्का टेस्ट में आएगा। हमेशा एटम्स, ठीक है, दिमाग में बैठा लेना, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है, और दूसरा किस फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में। हाँ, मैं एटम की बात कर रहा हूं, एटम्स। ठीक है, एलिमेंट्स, तुम एलिमेंट की बात कर रहे हो, जब एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाता है। मैं एटम की बात करूं कि एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो या तो एटम मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या उनमें कुछ आयंस होते हैं उस फॉर्म में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, कुछ कहना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं एलिमेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं एटम बोल रहा हूं। ठीक है, एटम कैसे एग्जिस्ट करता है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये दो चीजों में, मॉलिक्यूल और क्या है, आयंस। जैसे कल की क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था ये वाली बात, ये देखो। तो पहले ये क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल होता क्या है, कल ये बताया था ना मैंने कि हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा क्या रहता है नेचर में, H2 में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए पहले वाले सेल में दो होने चाहिए, तो एक इसके पास है, एक इसके पास है, तो ये शेयरिंग कर लेते हैं, शेयरिंग करके ये स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए ये नेचर में H2 के फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर ये ऑक्सीजन की बात की थी मैंने, O2 होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, O2। क्यों होता है O2, क्योंकि इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या था, एटॉमिक नंबर क्या था ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर 8, तो 2 और क्या हो जाएगा 6। ये एक ऑक्सीजन है, मान लो ये एक ऑक्सीजन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो 2 और क्या आता है 6, इसका भी क्या होता है 6। इसको पता नहीं है तो याद होगा, या नहीं पता तो लास्ट में 8 होने चाहिए ऑक्टेट। इसको 2 की जरूरत है, इसको भी कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत है। तो जब हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट होते हुए या आपस में क्या करते दिखाते हैं, कंबाइन होते हुए, तो हमें इसका लास्ट वाले सेल, एक होता है वैलेंस और वैलेंसी, याद होगी। तो 6 है, 1 2 3 4 5 6 दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 दिखा दो। इसके साथ इसको काउंट करो, क्रॉस और डॉट मिला के कितने हो गए 8। इसके साथ मिला के देखो ये कितने हो गए 8। ठीक है, तो नेचर में ये O2 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें पढ़ना है कि एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में रहता है, इधर कहीं जिक्र नहीं किया है वो वाली बात। सब ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ ऑक्टेट ऑक्टेट भैया बता रहे हैं। मैं आपको और अच्छा बताने के लिए सिर्फ उस चैप्टर पे चला गया था,
मैं तो इधर कहीं नहीं बोल रहा कि इसको 2 की जरूरत है, ऐसी जरूरत है, बस ऐसा लिख दिया है कि ये लोग डायटोमिक होते हैं। डायटोमिक मतलब 2 एटम वाले। कुछ कुछ क्या होता है ये देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी डायटोमिक है। अगर ये वाली बात जिसको ऑक्टेट वाली नहीं समझे तो टेंशन मत लो, मैं तो बस बता रहा हूँ। जैसे उन लोगों ने पूछा था मेरे से कि ऐसे कैसे ये जुड़ गए, 2 ही क्यों, तो उसका जवाब दे रहा था। फिलहाल यहाँ पे तो ये बता रखा है कि ये नेचर में H2 होता है, या N2 होता है, O2 होता है, Cl2 होता है, ये सब बताया गया। ये पूछ सकता है तुम लोग के टेस्ट में ओजोन के बारे में, ओजोन का मॉलिक्यूल। ओजोन पता ना हमें यूवी रेस से क्या करता है, हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, तो उसका फॉर्मूला O3 होता है। पर यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जब भी इनसे कोई पूछेगा तो O2 लिखेंगे। नोट बाद में कर लेना, उनको बोलो पहले सुनो, बाद में मिल जाएगा। O3 को हम लोग ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, ऑक्सीजन तो सभी को बोलेंगे, O2 को, O4 को, सबको, लेकिन उसका स्पेशल नेम, इसको डाई ऑक्साइड बोलते हैं, इसको ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं, पर है ऑक्सीजन ही ये भी। बोल, अगर एलिमेंट का नाम तुम मेरे से पूछ रहे हो, चाहे वो O2 हो चाहे O3 हो, मैं उसको ऑक्सीजन ही बोलूंगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कितने ऑक्सीजन की बात हो रही है, मतलब 2 है कि 3 है? तो जब 2 होते तो डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, 3 होता है तो ट्राई ऑक्साइड पढ़ते हैं। वैसे ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है, याद रखिए। कोई दिक्कत है तो क्यों है ऐसा, उसका जवाब दूसरे चैप्टर में। बस ये चीजें क्या होती है, मिलती हैं इस फॉर्म में यार। तो टेस्ट में क्या आएगा, ये आएगा, तुम लोग उसकी टेंशन मत लो कि मैं याद करूं O2 कितने होते हैं, O3। हाँ, ओजोन का याद कर लेना कितना होता है, O3 होता है। टेस्ट में फिर देख लेना, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, जब पेपर हो जाएगा देखना, मैं फिर दिखाऊंगा, भी सबूत रहेगा कि मैंने जो जो बोला था वही आया। ये देखो सबूत के तौर पे फिर रिकॉर्डिंग चल रही है। ये भी क्वेश्चन आएगा, एटॉमिसिटी वाला क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में। यहाँ बनाया देखो, रिकॉर्डिंग हो रही। तो तुमसे पूछेगा कि एटॉमिसिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन पूछने के चांस कम है, निकालने के चांस ज्यादा है। ध्यान देना, हो सकता है तुमको नहीं आ रहा कि बीच में स्टार्ट किया, तो फोकस करोगे तो आ जाएगा, कोशिश करो। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में कितने एटम पाए जा रहे हैं। जैसे हो सकता है अभी समझना है, जैसे यहाँ पे मैंने H2 लिखा, H2 एक एलिमेंट है, एटम नहीं, एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट में कितने एटम्स पाए जा रहे हैं, 2, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 2 होगी। ऐसे ही मैंने इनको एक सल्फर का दे दिया एसिड, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होंगी, 8। इसी तरह मैंने तुमको दे दिया हीलियम, दे दिया He लिख दिया, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 1। कुछ नहीं है तो क्या हो गया, 1। कितने हीलियम है, एक ही तो हीलियम है। आर्गन, इसका कितना है, 1। तो क्या नहीं निकाल पाओगे एटॉमिसिटी, देखना है, आंखों का इस्तेमाल करना है, निकाल दो। तो यहाँ कुछ कह रहा है, नोबल गैस की एटॉमिसिटी हमेशा 1 होती है। नोबल गैस याद है ना, जो किसी से रिएक्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी ऑक्टेट रूल फॉलो करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि नोबल गैस की एटॉमिसिटी क्या होती है, ठीक है। तो नोबल गैस की एटॉमिसिटी होती है 1, इसीलिए इनको मोनो एटॉमिक कहते हैं, ठीक है। मोनो मतलब एक, देखो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है मोनो एटॉमिक। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इनसे पूछ सकता है कोई मोनो एटॉमिक का एग्जांपल दीजिए, तो आप दे दीजिए इसमें से कोई। यहां भी देख सकते हो आप, ये सब यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, इन सब की एटॉमिसिटी भी क्या है, 1। एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन एलिमेंट वो भी क्या है, 1 है। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, आपको दिखा हुआ दिख जाएगा, ऐसे कोई लिख के दे देगा, ठीक है। तो एटॉमिसिटी का मतलब है उसके अंदर एटम कितने हैं। तो जितने भी एक वाले होते हैं उनको मोनो एटॉमिक कहते हैं। कुछ कहना है, बहुत सिंपल है, मैं ज्यादा एग्जरेट नहीं करूंगा, तो और ज्यादा क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसी तरीके से हाइड्रोजन अभी अभी दिखाया 2 होते हैं, तो इन सब की एटॉमिसिटी क्या होगी, सब में देखो 2-2 है, 2 2 2 2 2 2, तो ये सब की एटॉमिसिटी 2 है।
और इनको क्या बोला जाता है, डायटॉमिक बोला जाता है। ओजोन O3 है तो कितने एटम है उसमें, 3, तो इसकी एटमिसिटी कितनी होगी, 3, इसलिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, ट्राई एटॉमिक पढ़ते हैं। कुछ कहना है, सिंपल एकदम। इसी तरीके से और भी है, पकाऊंगा नहीं, देखो P4 अब तो पता चली गया 4 एटमिसिटी है, S8 8 इसकी एटमिसिटी है, ठीक है, ऑक्टा एटॉमिक है ये। इस तरीके से एक क्वेश्चन एटमिसिटी का 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, 1 नंबर, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन। फिर आता मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अभी जो ये मॉलिक्यूल थे जितने भी थे उनको ध्यान से देखो, S8 लिखा है, यानी 8 के 8 S के एलिमेंट थे, H2 में 8, S2 में 2 किसके थे, हाइड्रोजन के थे। जब भी मैं कंपाउंड्स की बात करूंगा इसका मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट्स आपस में क्या है, केमिकली कंबाइन हुए हैं, केमिकली, ठीक है। ये रहा देखिए वाटर, एलिमेंट ऐसा कोई, ठीक है, मैटर कह सकते हो, ठीक है, या सब्सटेंस कह सकते हो जो ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना हो, सिर्फ एक ही टाइप के एटम होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसको एलिमेंट कहते हैं। मॉलिक्यूल्स होता है कि वही एलिमेंट, ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जैसे हाइड्रोजन तो अकेला ऐसे नहीं मिलेगा, वो हमेशा कैसे मिलेगा, ऐसे कंबाइन स्टेट में मिलेगा। तो मॉलिक्यूल का मतलब है कितने एटम आपस में जुड़ के कंबाइन स्टेट में आके स्टेबल होके नेचर में कैसे पाया जा रहा है, उसका ये मतलब, ठीक है। तो दिक्कत, जैसे ये सब देख सकते हो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसमें क्या लिखा हुआ, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ऊपर सब सेम टाइप के एटम थे, अगर मैंने S8 लिखा है तो 8 के 8 किसके हैं, वो सल्फर के, लेकिन यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम केमिकली कंबाइन है, ऐसे नहीं कि यूं मिला दिया होगा, जो एक दूसरे से केमिकली जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम इन्वॉल्व हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने इन्वॉल्व है, 1। अब मैं इसका पूछ लूं इसका पूरे का एटमिसिटी बताओ तो क्या बताओगे, 3 बताओ। कुछ कहना है, 2 अलग अलग, 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप के एटम्स होने चाहिए, वो केमिकली एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ये रे देख सकते हो, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम सुना होगा बचपन से। ये है वाटर, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड क्या, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है, इसमें ये चीज बताया। तो इनसे इतना क्वेश्चन नहीं आता, जो अभी मैंने बात की उसमें से कुछ नहीं आता, बस एटमिसिटी वाला पार्ट अच्छा था। अब आता है केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसको समझिए, अभी तक सिंबल तो समझ ही चुके हो तुम लोग, क्या होता है सिंबल, एलिमेंट का पूरा नाम ना देके एक सिंबल के फॉर्म में दिखाना, ताकि ये पहचान सकें, उसको सिंबल कहते हैं। उन्हीं सिंबल्स का यूज करके आप क्या बनाते हो, केमिकल फॉर्मूला बनाते हो। तो केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट composition of molecule of the substance in the term of symbols। जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा ना लिख के CO2 लिख दूं, इससे ये समझ जाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो कौन कौन से हैं, एक कार्बन और दूसरा क्या, ऑक्सीजन। इन्हीं को केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे मैंने तुमको बोला वाटर का केमिकल फॉर्मूला लिखो, तो तुम ये लिखो, सिंबल फॉर्म में लिखना। इनसे मैंने बोल दिया NaCl, जो खाते NaCl तो बोल ही दिया, सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला बताइए, तो क्या लिखेंगे, NaCl, ठीक है। मैंने इनसे बोल दिया कि नहीं, उसका नाम बोलो, K2SO4 बोलो, पोटेशियम सल्फेट बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। समझ आई बात। लेकिन कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना है, वही ये बोल रहे हैं। अब मैंने जैसे इनसे बोला कि नाइट्रोजन का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, क्या बोला मैंने, नाइट्रोजन का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, N मत लिख देना, गलत हो जाएगा।
आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कॉमन एलिमेंट के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इनको हमेशा इसको N2 में लिखना पड़ेगा। मैंने इनको बोला हाइड्रोजन का क्या लिख के दिखाइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दिखाइए, तो ये लिख के दिखाएंगे। तो ये सब तुम्हें याद करने पड़ेंगे, याद रखिए। इसी तरह फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इसको भी आपको याद रखना है। जैसे वाटर का मैंने बताया था ना H2O आएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है, आपके बड़े काम आएगा। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, ये CO2, ये सब याद रखने हैं। यहाँ तक अच्छे से करना, टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा, फिलहाल हमारा टॉपिक ये नहीं कि इसको याद करना, मुझे इसको देख के क्या पता चल रहा है, इसको देख के ये पता चल रहा है कि इसमें कार्बन और क्लोरीन इन्वॉल्व है। कौन कौन इन्वॉल्व है, कार्बन और क्लोरीन इन्वॉल्व है। हाँ बोलिए। कहाँ पे ये, इसका एक और नेम है, दो टाइप के नेमिंग होती है, एक IUPAC नेमिंग होती है, कॉमन नेमिंग होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसको पढ़ सकते हो, या टेट्राक्लोरोमीथेन भी पढ़ सकते हो। जैसे हो सकता है आप में से कुछ लोगों का घर का नाम अलग हो, स्कूल का नाम अलग हो, वैसे ही ये प्यारे प्यारे जो कंपाउंड्स दिख रहे हैं इनके भी दो नाम होते हैं, एक स्कूल का नाम यानी IUPAC नेम, और एक होता है घर का नाम यानी कॉमन नेम। तो इसका ये घर का नाम है कॉमन नेम, और ये इसके स्कूल का नाम यानी IUPAC नेम, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ोगे। तो हर एक का क्या होता है, दो टाइप के नाम होते हैं। जैसे वाटर का जो नाम आप सुन रहे हो ना, वाटर बोल रहा हूँ मैं, वाटर का ये, अरे इसका नाम जो मैंने बोला है वाटर, तो वाटर इसका ये कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम नहीं है। तो वाटर का IUPAC नेम क्या होता है, वाटर का IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या बताऊं, क्या वाटर बोलूं, IUPAC नेम होता है इसका, ठीक है। तो इसकी नेमिंग भी होती है। ये जो वाटर तो आपने कॉमन नेम बताया इसका, तो भाई यही तो चल रहा 9th में। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, हाइड्रो, हाँ, और क्या, तुम्हें क्या लग रहा है कार्बन कंपाउंड जो है वही सब है, मतलब वही नेमिंग होती है। IUPAC नेमिंग वालों ने सिर्फ कार्बन कंपाउंड की नेमिंग कर रखी है, और चीजों की नहीं नेमिंग कर रखी, ठीक है। क्या हो सकता है, क्या तुम्हें क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सी, वो तो आयन का नाम है, वो तो आप उसके सफिक्स लगा दो। हाँ, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड तो नहीं है भाई नाम से, चेक करना, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर में ये लोग पढ़ेंगे, पता चल जाएगा। समझ गया इतनी बातें, तो इसलिए ब्रैकेट में ऐसे लिखा है, जैसे यहाँ देख सकते हो इथेनॉल, और इसके बगल में क्या लिखा, अल्कोहल, ठीक है। वैसे दो नेमिंग हो सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं कि ये लोग आपस में ऐसे नहीं, किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और ये टॉय है, असली में ऐसे नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है। आज तक कोई देख नहीं पाया है, पर कुछ कुछ रफली ऐसे होते हैं। तो कहीं असली मत समझ लेना कि असली CO2 है, ये नहीं, वो दिखाने का एक तरीका बच्चों को पढ़ाने का, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, आपस में ऐसे जुड़े होंगे। ये टॉय है, पहले बता दे रहा हूँ, मॉडल्स। हाँ, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड वाटर का फॉर्मूला, ठीक है। मोनो मतलब एक, ठीक है, डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड वाटर का असली नेमिंग, स्कूल का नाम उसका ही। फिर आता है तुम्हारे टेस्ट में, ये आएगा 100%, 100% यहाँ से मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, ये सब चीजें निकालने के लिए आएगा। इस पे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। क्या आएगा, न्यूमेरिकल, बहुत इजी होता है। हाँ, इसमें भी न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं होंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ये देखो। तो मैं डायरेक्ट बता रहा आपको, पर अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा, कैसे निकालते हैं उसी। बहुत सिंपल होता है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी, और आएगा जरूर टेस्ट में। फिर मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, मेरे रिकॉर्ड हो रही है बात, बाद में अगर फिर नहीं कर पाए
फिर पेरेंट्स को दिखाऊंगा कि मैंने तो बताया था भी, ये लोग नहीं कर रहे, फिर बहुत पेट में मुक्का मारूंगा, चाहे लड़की चाहे लड़का। हाँ कंफर्म है। तो इसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, क्वेश्चन आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकालिए। तो बहुत इजी है। पहले तुम देखो हाइड्रोजन कितने हैं, ध्यान दो मेरी तरफ, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो ऐसे लिख लो इसको। ऑक्सीजन कितना है, 1। फिर मैंने बोला था ना मास तो याद करना पड़ेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, उस टेबल से मुझे याद है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 2 × 2 + 6 18 U आ गया। यानी वाटर का, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आ गया 18। क्या हार्ड है ये, हार्ड है, पीछे वो थक गया क्या, आ रहा है समझ, आना तो नहीं चाहिए, बीच में कैसे आ रहा हूँ आज पहली क्लास है तुम्हारी, बीच में कैसे समझ आ, ठीक है। तो कुछ समझ आई बात। इसी तरीके से मैं इनको दे दूं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालो, पहले इनको नाइट्रोजन का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वो हमेशा N2 में रहता है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है भाई 14 होता है, तो 2 × 14 कर देना, तो कितना आएगा, नहीं सब नहीं, जितने भी, ठीक है, नोबल गैस होते हैं वही अकेले टहलते हैं, बाकी सब कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। हाँ नोबल गैस बहुत सारी हैं, कितनी होती है नोबल गैस 9th के हिसाब से तो तुम 20 तक याद कर लो, उसमें मिल जाएंगे 2-4, वैसे कि 2 या 3 मिल जाएंगे। 20 तक में कितने नोबल गैस हो, 2 ना। तो हार्ड है इजी है, कर लोगे। ये देखो यहाँ सब निकाल के दिया हुआ है। क्लोरीन का एटॉमिक मास मुझे कैसे पता, उस टेबल से याद है मेरे को। तो क्लोरीन हमेशा 2 में पाया जाता है, Cl2 में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना आगे। तो लीजिए ये रहा टेस्ट में आने वाला एक क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल। तुम में से कई लोग टेंशन में आ गए होंगे कि ये कैसे याद करूं, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वैसे तो टेस्ट में दिया रहता है, ऐसे दिया रहेगा, पर तुम्हारे टीचर पे डिपेंड करता है। यहाँ देखो एटॉमिक मास ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का मुझे एटॉमिक वो मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाइए। ये तो रहा, देखो ना क्वेश्चन। हाँ तो कई बच्चों ने निकाल लिया भाई, ठीक है, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है। H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, ऐसे लिख लो पहले, जल्दबाजी में नहीं करना भी। फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दे दिया इसने, तो मैंने पुट कर लिया भाई। सल्फर का 32 दे रखा है, ऑक्सीजन का कितना है 16 दे रखा है, तो सॉल्व कर दीजिए। 2 32 16 × 4 कितना होता है 64, 64 गुड, इसको जोड़ लो, 34 + 64 92 98 98 यू लगाए, लगाना बहुत जरूरी, नहीं लगाएंगे तो नंबर कट जाएगा, यू लगाना बहुत जरूरी। अब थोड़ा सा चेक करता हूँ, अगर मुझे इसको ग्राम में चेंज करना तो क्या करूँ, हाँ याद है ना 1 समथिंग होता है। तो मान लीजिए यही क्वेश्चन फिर की लेने के लिए एग्जाम में आ जाए कि नहीं भाई मुझे यू में नहीं ग्राम में चाहिए, तो तुम क्या कर देना, उससे 1.66 जो भी होता है उससे क्या कर देना, हाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। कॉन्सेप्ट बनाइए, कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो। तो कल कहाँ थे तुम दोनों, तो देख लीजिए कैसे करें। ये रहा देखिए, इस तरीके से प्रॉपर वे में आप कर सकते हो, बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ के क्या फायदा वही बता रहे हैं, इसको पढ़ने से तुम्हें उसका फॉर्मूले का पता चल जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हें उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है वो पता चल जाएंगे, ठीक है, याद रखना, नेम पता चल जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएगी। इतने में कोई दिक्कत,
अभी हमने क्या पढ़ा भाई, मॉलिक्यूल दो हिस्सों में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, एटम दो हिस्सों में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला कौन सा था, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और अब है आयंस फॉर्म, ठीक है। तो बताओ यार, रुको। हाँ तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, रोक दूं या? तो कल करते हैं इसके आयंस के बारे में, ठीक है। हाँ कर दूंगा।